हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग देखेंगे एएलपी सीबीटी 2 में पार्ट ए में जो पूछेगा। पार्ट ए में जो पूछेगा 100 नंबर में दोस्तों, 100 नंबर में 50 क्वेश्चन जो है, 50 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस से। बेसिक साइंस से 40 और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 10 क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग जो एस के झा सर द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है उसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 50-50 सेट का 50 सेट है, 50-50 क्वेश्चन का 50 सेट है। आज हम लोग चौथा सेट उसको सोल्व करेंगे। कौन सा चौथा सेट? चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। जो सेट है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, बहुत वीवीआई सेट है। सेट नंबर 4, सेट नंबर 3 तक हम लोग सोल्व करें। सेट नंबर 4 इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसका पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों आप, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के, शिक्षा दर्शन टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप वहां कमेंट कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े के समान एसआई इकाइयां हैं? समान एसआई इकाई मतलब कि समान मात्रक है। अच्छा, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में बल और दाब है, तो बल का तो आपको पता है न्यूटन होता है, और दाब का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या समान है? तो नहीं समान है। ऑप्शन बी में कह रहा है बल और दूरी, बल का भी बताएं मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और दूरी का क्या होता है? मीटर। क्या समान है? नहीं समान है। ऑप्शन सी में कह रहा है कार्य और ऊर्जा, तो कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक होता है दोस्तों जूल। क्या होता है? जूल। यानी कि ऑप्शन सी सही है। दोनों का समान एसआई किस में है? कार्य और ऊर्जा का। चलिए ऑप्शन डी में है संवेग और वेग। संवेग और बल, संवेग का क्या होता है? संवेग का जल्दी आप कमेंट करके बताइएगा संवेग का मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2। कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण है? किसके लिए कोशिकत्व का एकमात्र कारण है? एकमात्र कारण है किसके लिए कोशिकत्व का एकमात्र कारण है? जल्दी बताइए। तो कह रहा है दोस्तों किसके लिए कोशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है? क्या है? कारण नहीं है। तो स्याही का सोखना, तो स्याही का सोखना केशिकात्व का कारण है। स्याही का सोखना क्या है? केशिकात्व का कारण है। केशिकात्व का कारण है स्याही का सोखना। स्याही का सोखना क्या है? केशिकात्व का कारण है। अच्छा, सूखी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, यह भी केशिकात्व का कारण है। सूती कपड़े पर जल बूंद का फैलना, यह भी केशिकात्व का कारण है। लेकिन पौधे की जड़ों से जल का उसके संपूर्ण समूह की ओर बढ़ना क्या है? केशिकात्व का कारण नहीं है। यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों एक वस्तु विश्राम के उपरांत चलती है, 20 सेकेंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग प्राप्त करती है, तो उसका त्वरण क्या होगा? देखिए पहला तो आपको यू दे रखा है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन आपको भी दे रखा है 20 सेकेंड के बाद कितना हो जाता है? 40 किलोमीटर। कितना हो जाता है? 40। 20 सेकेंड के बाद कितना हो जाता है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। क्या हो जाता है? 40 किलोमीटर 20 सेकंड में क्या हो जाता है? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। अच्छा, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और जो किलोमीटर को दोस्तों मीटर में करेंगे तो क्या होगा? इसमें हम 1000 से गुना करेंगे। किसमें किससे करें? कितना करेंगे? 1000 से गुना करेंगे। अच्छा, आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें एक आवर है तो इसको 3600 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से? 3600 से। ई दो जीरो से ई दो जीरो, यानी कि 5/18 से हम लोग क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं मीटर पर सेकंड में। कोई दिक्कत नहीं है। 40 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाता है। कितना में? तो 20 सेकंड में। अच्छा, आपको पता होगा दोस्तों त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहेंगे सर त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है। अच्छा, v माइनस यू बाई टी, v कितना है? तो v है 40 गुने 5। यू कितना है? 0 था। टी कितना है? 20 है। बटा में कितना है? 18। 18 टी कितना है? 20 है। 20 है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 40 गुने 5, 20 गुने 18। ये जो आएगा कट के दोस्तों ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा इसका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काटिए, क्या बार में कट गया? 2 बार में। यहाँ काटिए, क्या बार में कट गया? 9 बार में। क्या बार में कट गया? 9 बार में। यानी कि 5/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगा। ऑप्शन ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वह भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होता है। कौन ऐसा भौतिक राशि है जो कभी ऋणात्मक नहीं होता है? देखिए दोस्तों बल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ऑप्शन अच्छा, वेग क्या है दोस्तों? वेग पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, त्वरण
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, जीरो भी होता है, लेकिन दूरी एक ऐसा भौतिक राशि है दोस्तों, वो कभी निगेटिव नहीं होगा। जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन निगेटिव कभी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बल गुने विस्थापन के बराबर होता है। क्या होता है? तो बल गुने विस्थापन के बराबर कार्य होता है। ऑप्शन ए सही है। क्या होता है दोस्तों? कार्य होता है। W=F(s), यानी कि बल गुने विस्थापन बराबर क्या होता है? कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि गति के प्रभाव में आने पर किसी वस्तु में डॉट डॉट होता है। जो भी वस्तु गति में आ गया, किसमें है? गति में है, उसमें कौन सा ऊर्जा हो जाएगा? तो उसमें गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगर जो भी वस्तु विराम में है, क्या में है? विराम में है, रुका हुआ है, उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? देखिए, एक वस्तु है दोस्तों, एक वस्तु है, इस पे आप फोर्स लगा रहे हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट इसी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसके उसी वाला डायमेंशन क्या हो रहा है? डायरेक्शन में क्या हो रहा है? उसका विस्थापन हो रहा है, यानी कि 0 डिग्री है। तो आपको W बराबर पता होगा F(s cos थीटा)। क्या होता है? F(s cos थीटा)। तो cos 0 का मान क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। यानी कि अगर जो सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री में हो तो क्या होता है? महत्तम होता है। लेकिन यही 90 डिग्री में हो दोस्तों, आप फोर्स इधर लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होगा, 90 डिग्री में होगा, 90 डिग्री में होगा, तो cos 90 का मान होता है 0 डिग्री। यानी कि ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो है, अगर जो 90 डिग्री पर विस्थापन होगा तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, कह रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा? पहले तो हम संवेग का फॉर्मूला देखेंगे। आप जो भी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, आप उसको क्या कीजिए दोस्तों? नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन करने का कोशिश कीजिए। संवेग, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो संवेग का फॉर्मूला होता है mv। क्या होता है? mv, यानी कि मास गुने वेलोसिटी। क्या होता है? मास गुने वेलोसिटी। मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 50 केजी। कितना दे रखा है? 50 केजी। वेलोसिटी कितना दे रखा है? 20। यानी कि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 पचे 100, यानी कि 1000 केजी मीटर पर सेकेंड जो है इसका क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी वस्तु की विरामावस्था तथा गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति कौन सा है? तो जड़त्व है। कौन सा है? जड़त्व है। इसको न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन का प्रथम नियम भी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का चाकू उदाहरण है। पिछले वीडियो हम लोग देखे दोस्तों, बैज किसको कहते हैं? तो बैज क्या हो? जो उसका पहला सिरा हो, आगे वाला सिरा नुकीला हो और पीछे मोटा हो, उसको बैज कहते हैं। और बैजे में क्या आता है? चाकू आता है दोस्तों। ऑप्शन इसका बी सही है। बैज क्या है? बैज का उदाहरण चाकू है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन डी सही है। चमकदार बल्ब जो होगा अधिक उत्जलित शक्ति होगा, उसमें अधिक शक्ति होगा, इसलिए उसका कम प्रतिरोध होता है। क्या होता है? कम प्रतिरोध होता है। आर का मान क्या होता है? कम होता है। आर का मान क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन डी सही है। 11 का ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है 11 का। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रथम श्रेणी, आपको बताए थे कि FLE प्रथम श्रेणी में क्या होता है? प्रथम श्रेणी में जो फलक्रम होता है दोस्तों, क्या होता है? बीच में होता है। फलक्रम क्या होता है? बीच में होता है। देखिए कह रहा है कि आलम्ब यानी कि फलक्रम आयास एवं भार के बीच में स्थित है। तो जब आलम्ब आयास एवं भार के बीच में स्थित होगा तो क्या प्रथम श्रेणी का होगा। अगर जो लोड बीच में होगा तो क्या होगा? द्वितीय श्रेणी का होगा। अगर जो इफर्ट बीच में होगा तो क्या होगा? तृतीय श्रेणी का होगा। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, कह रहा है कि कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए। कितना केजी? 3 केजी के बस्ता उठाए। क्या कर रही है? 3 केजी के बस्ता उठाए, किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तक जाती है, तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कितना कार्य किया? तो 90 डिग्री पर कार्य किया। कितना कार्य किया? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कैसा कार्य किया? गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच रहा था, ऊपर उठाई, यानी कि 90 डिग्री का कार्य किया, तो 0 जूल कार्य किया। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या किया? 0 जूल का कार्य किया। लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर जो 3 केजी को 300 मीटर तक लेके गई तो क्या हो जाएगा? इसका जो फॉर्मूला है क्या होता है? फॉर्मूला होता है दोस्तों FS। F अगर जो केजी को हम न्यूटन में बदलेंगे तो क्या होगा? 3 में हम गुणा कर देंगे 9.8 से, और S कितना है? 300। इससे हम निकाल देते वर्ग। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया है? तो 0 जूल कार्य किया है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कितना कार्य किया है? तो 0 जूल कार्य किया है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का वेग
इसके प्रारंभिक वेग के दुगुना हो, यानी कि जो पहले वाला भी है अभी क्या कर देंगे 2 भी कर देंगे, इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के n गुनी हो जाती है, तो n का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों जैसे ही 2 भी कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको होता है दोस्तों, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। भी को जैसे ही 2 कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा वो किसका योग होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, कह रहा है किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा जो है से कम जाता है। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा कमता है। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा कमता है। लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा बढ़ता है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है घटता है, जैसे जैसे हाइट घटेगा गति स्थितिज ऊर्जा घटेगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है mgh। हाइट को कम करेंगे तो अपरूपी क्या होता है स्थितिज ऊर्जा कमेगा ही कमेगा। स्थितिज ऊर्जा क्या होगा कमेगा और गतिज ऊर्जा क्या होगा बढ़ेगा। ऑप्शन डी सही है। स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि उद्योगों में उपयुक्त शक्ति का इकाई क्या है। देखिए जो पावर प्लांट हो इंडस्ट्री होता है दोस्तों, क्या होता है इंडस्ट्री में हम लोग जो उसका पावर का यूज करते हैं कि पावर को मात्रा का यूज करते हैं, हम लोग एचपी में करते हैं कि इतना एचपी का जनरेटर है, इतना एचपी का मोटर है, इतना एचपी का मशीन है, यानी कि हम लोग एचपी में करते हैं हॉर्स पावर में करते हैं। आपको पता होगा कि एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है 746 वाट होता है। कितना होता है 746 वाट होता है एक एचपी बराबर। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक अल्कोहल, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन परिमाण पर क्या होगा। आपको पता होगा दोस्तों कि केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को क्या करते हैं 273 में प्लस करते हैं। क्या करते हैं 273 में प्लस करते हैं। तो कितना है 78 डिग्री सेल्सियस, जोड़ दीजिए 8 3 11 हाथ में, 1 7 7 14 1 15 हाथ में, 1 2 1 3, यानी कि 351 केल्विन होगा। कितना होगा 351 केल्विन होगा। अगर जैसे ही केल्विन से हम लोग डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा संबंध संभव नहीं है। निम्न में से कौन सा ऐसा संबंध है जो संभव नहीं है। देखिए दोस्तों निम्न में से कौन सा ऐसा संबंध है जो संभव ही नहीं है। अच्छा आपको पता होगा दोस्तों f-32 बटा 180 बराबर क्या होता है c-0 बटा 100। ठीक है इसको काटिए 1 0 से 1 0, 9 दूना 18 और 5 दूना 10, यानी कि f-32 बटा 5 बराबर क्या होता है 9 बराबर क्या होता है c बटा 5। और यहाँ क्या लिख दिया है f-9 बटा f बटा 9 बराबर c बटा 5 लिख दिया है, यानी कि ये संभव नहीं है। f-32 जब तक नहीं होगा तब तक संभव नहीं होगा। चलिए c बराबर क्या k-273 एकदम सही है। डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए क्या करते हैं केल्विन में 273 से घटाते हैं। अच्छा केल्विन में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को 273 जोड़ते हैं। अच्छा इसको f-32 बटा 9 c बटा 5 ये क्या है सही है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों कौन संभव नहीं था, तो ऑप्शन ए जो है संभव नहीं था, इसलिए इसको आंसर क्या है इसका आंसर ऑप्शन ए सही है। बाकी सब जो है संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है दोस्तों यदि कांच एवं पारद का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है, कांच एवं पारद के आयतन का विस्तार गुणांक बराबर होता है, तो पारद कांच नली थर्मामीटर में पारद क्या होगा दोस्तों। अगर जो हम हीट देंगे किसी चीज को हीट देंगे, किसी वस्तु को हीट देंगे, उसमें क्या रहेगा कांच रहेगा और पारद भी रहेगा और दोनों का विस्तार सेम ही रहेगा। दोनों जो है दोस्तों दोनों का विस्तार जो है हीट लेकर के उतना ही विस्तार करेगा, तो क्या होगा दोस्तों कम सुग्राही होगा। हमको दिखेगा ही नहीं कि कांच बढ़ा कि पारा बढ़ा। हम टेम्परेचर को मेजर ही नहीं कर पाएंगे, कि कांच बढ़ा कि पावर बढ़ा, कांच बढ़ा कि पावर बढ़ा, तो क्या होगा कार्य ही नहीं कर पाएगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है। अगर जो पारद और कांच दोनों का विस्तार गुणांक बराबर होगा तो क्या होगा ये कार्य ही नहीं कर पाएगा। ऑप्शन इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि एन प्रतिरोध जिनका मान R है यदि समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। एन प्रतिरोध है दोस्तों, कितना प्रतिरोध है एन प्रतिरोध है। जैसे 1/r प्लस 1/r समांतर में करते हैं तो क्या करते हैं समांतर में हम लोग r 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2
प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/Rn समांतर क्रम में होता है। अच्छा, इसको एलसीएम ले लेंगे तो R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में n हो जाएगा, यानी कि R/n जो है से इसका आंसर होगा, क्या होगा, R/n, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि तापनुशीतलन प्रयोजन है। तापनुशीतलन प्रयोजन क्या है दोस्तों, स्टील को नरम बनाना, स्टील को कठोर बनाना। तो तापनुशीतलन प्रयोजन जो है, तापनुशीतलन प्रयोजन जो है क्या है, स्टील को नरम बनाना। क्या है, तो इसका आंसर सही है, और स्टील को नरम बनाना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम अनियलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनियलिंग। क्या बोलते हैं इसको, अनियलिंग भी बोलते हैं। तो अनियलिंग में क्या होता है कि स्टील को नरम बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि एक बल्ब जिसमें 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर, तो शक्ति क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों पी बराबर क्या होता है, पी बराबर आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि पी बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो शक्ति बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे, पी बराबर होता है आई भी। क्या होता है, आई भी। पी कितना है, पी हमको से खोज रहा है, आई कितना है दोस्तों 0.6, भी कितना है 240। जैसे ही इसको कीजिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 6 गुने 24, 6 गुने 24, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। 144 होगा मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24, कह रहा डॉट 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 उपयोग प्रायः विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है। तो विद्युत ताप उपकरण में दोस्तों नाइक्रोम नहीं रहेगा तो क्या होगा, उपकरण गर्म ही नहीं होगा, ऑप्शन बी सही है। विद्युत ताप उपकरण कौन के, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ताकत प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय नहीं है। प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय नहीं है दोस्तों, कौन सा, मानव का शरीर जो है से, शरीर का वजन जो है से प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। बाकी घर्षण बल विद्युत चुंबकीय है, तार में तनाव विद्युत चुंबकीय है, स्प्रिंग में विद्युत बल प्रकृति के विद्युत चुंबकीय है, लेकिन शरीर का वजन जो है वो विद्युत चुंबकीय नहीं है, ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि कौन सा नियम एक कंडक्टर में विभव अंतर और उसके माध्यम में बहने वाले विद्युत धारा के बीच का संबंध बताता है। तो ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, वोल्टेज जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का। वोल्टेज क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का, यानी कि एक कांस्टेंट आता है V बराबर आई आर, क्या आता है आर आई। आर क्या है, एक कांस्टेंट है जो प्रतिरोध हो जाता है आर आई। ये कौन दिया है, ओम नियम दिया है। कौन दिया है, ओम का नियम है। क्वेश्चन 27 देखिए, कह रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। तो एक चालक का प्रतिरोध जो है दोस्तों उस समानुपाती किसके होता है, लंबाई का होता है। अगर जो लंबाई को हम क्या कर देंगे दोस्तों, प्रतिरोध जो है से किसका समानुपाती होता है, लंबाई का होता है। जैसे ही आप लंबाई बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध ही बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको बढ़ाने से दोनों बढ़े, घटाने से दोनों घटे। अगर जो लंबाई घटाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है त्वरण का विरोध करने की पिंड की प्रवृत्ति को कहा जाता है। जिसमें त्वरण का विरोध करता है, जिसमें क्या करता है, त्वरण का क्या करता है, विरोध करता है, उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, उस प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं जिसमें त्वरण का विरोध करता है, उसको हम जड़त्व बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, जड़त्व। और जो त्वरण का विरोध करेगा वो होगा गति जड़त्व। क्या होगा, गति जड़त्व, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से क्या विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है। कौन जो है विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित है, तो विद्युत हीटर जो है, ऑप्शन बी सही है। विद्युत हीटर क्या है, ताप प्रभाव पर आधारित है। और इलेक्ट्रिक आयरन भी क्या है दोस्तों, विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर ही आधारित है। विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर ही आधारित है विद्युत हीटर। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर माइक्रोवेव ओवन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित नहीं है, पंखा भी नहीं है, घंटी भी नहीं है। माइक्रोवेव ओवन से लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये भी ताप है, लेकिन ये ताप पर आधारित नहीं है। विद्युत हीटर होगा, फिर इलेक्ट्रिक आयरन होगा, ये सब क्या है, ताप पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े होते हैं तो परिपथ का माध्यम में धारा का मान क्या होता है। देखिए, जैसे ही आप श्रृंखला में जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो श्रृंखला में क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो जैसे ही R जो श्रृंखला में जुटेगा तो R का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे ही R बढ़ेगा दोस्तों, V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। R का मान इंक्रीज होगा तब V का मान क्या होगा, R का मान इंक्रीज होगा तो I का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कह रहा है कि परिपथ में श्रृंखला में प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो R का मान तो डायरेक्टली मतलब कि बोल ही रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा का मान हमेशा क्या होगा, धारा का मान क्या होगा हमेशा, सॉरी
धारा का मान समान रहेगा दोस्तों। क्या होगा? धारा का मान समान रहेगा। ये इफेक्ट किस पे डालेगा? ये इफेक्ट डालेगा वोल्टेज पर। किस पे डालेगा? वोल्टेज पर। किसी परिपथ में प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ने पर परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या रहता है? समान रहता है। ऑप्शन इसका ए सही है। क्या रहता है इसका? धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको लगेगा कि धारा क्या होगा? कम जाएगा, लेकिन धारा नहीं, क्या कम होगा? वोल्टेज पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए हुए हैं, परंतु एक खोखला है और दूसरा ठोस है। देखिए दो गोला है, समान आकार के है, समान पदार्थ के है। एक क्या है? खोखला है, और दूसरा क्या है? देखिए एक ठोस है, एक क्या है? खोखला है। पूरा क्या है? खोखला है। अब कह रहा है दोनों के समान ताप पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो दोनों जो है दोस्तों, दोनों गोला समान फैलेगा। क्या होगा? दोनों गोला ऐसा नहीं है कि समान नहीं फैलेगा, दोनों गोला क्या है? समान फैलेगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है। भौतिक स्थान है दोस्तों जहां पे कंप्यूटर क्या करता है? जानकारी जो संग्रहित करता है उसको हार्ड, क्या कहते हैं उसको? हार्ड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हार्ड डिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन सी सही है, हार्ड डिस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या? कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। जो कंप्यूटर पर एक मौजूद इंटरफेस होता है जिससे क्या करते हैं? किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसमें निम्नलिखित में से किसमें अच्छे विद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए? अच्छे वैद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होना चाहिए। अर्थ क्लैंप, सलाई कैप, हेड शील्ड, केस शील्ड। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन इसका ए सही है। अगर जो अर्थ क्लैंप अच्छा रहेगा दोस्तों, अर्थ क्लैंप अच्छा रहेगा तो अच्छी पकड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है दोस्तों विद्युत कार्य के जूते बने होते हैं। जो विद्युत कार्य के जूते होंगे, आपको लग रहा होगा सर प्लास्टिक का होगा, चमड़ा का होगा, रबड़ का होगा। तो ऑप्शन इसका बी सही है एकदम। जब भी होगा तो रबड़ का होगा। किसका होगा दोस्तों? जो जूता जो होता है किसका होता है? रबड़ का ही होता है। क्या होता है? रबड़ का ही होता है। रबड़ का ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 कह रहा है दोस्तों बड़ी कंपास का प्रयोग किस माप के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है? तो जो बड़ा कंपास है उसको 150 mm से बड़ा वृत्त बनाना है, व्यास के बड़ा वृत्त, त्रिज्या के बड़ा वृत्त बनाना है, तो किसका हम लोग बड़ी कंपास का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का उद्देश्य होता है। तो ड्राइंग बोर्ड में दोस्तों बैटन लगा होता है, नीचे पट्टी की तरह लगा होता है। ऐसे ड्राइंग उस पर क्या रहता है? ड्राइंग जो बोर्ड है उसमें जो पटरा है जो लगा होता है इबोनी का, और उसके नीचे दो बैटन लगा होता है जो कांटी के द्वारा फिक्स किया हो रहता है। तो बैटन का कार्य क्या है दोस्तों? पट्टियों को सपोर्ट करना। क्या होता है? पट्टियों को सपोर्ट करना बैटन का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है? तो ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन इसलिए छोड़ा जाता है दोस्तों कि जिल्द खोलने के लिए, जिल्द बांधने के लिए छोड़ा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी सही है, जिसमें सी और डी दोनों सही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 39 देखिए कि मैथ का भी दोस्तों, ड्राइंग का जो भी कही, एक त्रिभुज है आपके पास, एक क्या है? त्रिभुज है ABC। कौन सा त्रिभुज है? ABC, त्रिभुज ABC। अब क्या कह रहा है कि जो DE और AC, DE और AC, DE और AC, DE और AC, DE और AC समांतर है ना? समांतर, DE और AC समांतर है। अब चलिए यहां तक तो हो गया। अब यहां के बाद खेला देखिए, कह रहा है दोस्तों कि D तथा E क्रमशः AB और CB पर दो बिंदु है। AB और BC पर बिंदु है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कर तदनुसार AB बराबर 10 सेंटीमीटर। AB बराबर क्या है दोस्तों? AB यहां से लेकर के यहां तक के क्या है? 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर आपको है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि जब 10 सेंटीमीटर है AB बराबर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर है। AD क्या है दोस्तों? AD क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो टोटल है 10, तो AD है 4, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है BE और C का अनुपात क्या होगा? BE अनुपात CE क्या होगा? BE अनुपात CE क्या होगा? क्या कह रहा है कि BE अनुपात CE क्या होगा? देखिए BE इससे रिलेटेड है, CE DA से रिलेटेड है।
यानी कि 6/6 अनुपात 4 होगा। कटेगा तो क्या हो जाएगा 3/2 होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। कौन सा? ऑप्शन डी सही है, 3/2। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज में यदि 3 शीर्षलंब बराबर हो, 3 शीर्षलंब बराबर हो तो क्या होगा? वो समबाहु त्रिभुज होगा। शीर्षलंब अगर जो बराबर हो जाएगा दोस्तों तो कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। उसको तीनों भुजा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तीनों भुजा क्या रहेगा दोस्तों? बराबर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है सीधी रेखा मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो सीधी रेखा मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, और चौथा जो सॉरी तीसरा जो है दोस्तों ऑब्लिक होता है, इंक्लाइंड होता है। इसमें कह रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं से लिखा हुआ है, लेकिन कौन नहीं है ये है। तो डायगोनल जो है दोस्तों ये नहीं है, डायगोनल जो है से नहीं है। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कुछ ठोस सिंगल कार्ड सतह से घिरे होते हैं, कुछ ठोस सिंगल कार्ड सतह से घिरे होते हैं, उन्हें अनरोल करने से कैसा सतह बनता है? देखिए, आप एक कागज लिए, वो क्या है? रोल किया हुआ है, ठीक है। उसको आप खोलिएगा तो कैसा होगा? वो प्लेन खुलेगा। क्या होगा? उसका प्लेन सतह खुलेगा। अगर जब ठोस रहता दोस्तों तो क्यूब घन में रहता, लेकिन प्लेन कब खुलेगा? जब रोल किया हुआ है, कागज है तो रोल किया हुआ है। ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कह रहा है कि यदि एक रेखा की वास्तविक तथा आभासी झुकाव उसके क्षैतिज तल के साथ बराबर है। वास्तविक और आभासी झुकाव क्या है? क्षैतिज तल के साथ बराबर होता है। क्षैतिज तल के साथ क्या होता है? बराबर होता है। तो क्या होगा? लंब तल के समांतर होगा। क्या होगा? तो रेखा कैसा होगा? लंब तल के समांतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44। कह रहा है कि एमीटर को किससे सूचित किया जाता है? देखिए दोस्तों, एमीटर को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। अगर जो आपको कह दे दोस्तों जनरेटर को कैसे सूचित करते हैं, तो जनरेटर को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। अगर जो यही इसी में कह दे दोस्तों कि एसी जनरेटर को कैसे सूचित करते हैं, तो एसी जनरेटर का स्ट्रेट लाइन से सूचित करते हैं, और डीसी जनरेटर को हम लोग स्टेटर से सूचित करते हैं, और एसी जनरेटर को हम लोग दोस्तों ऐसे सूचित करते हैं। ऐसे ऐसे रहेगा तो समझ जाइए कि एसी जनरेटर है, और जो स्ट्रेट लाइन है तो क्या है? वो डीसी जनरेटर है। ठीक है, मोटर का भी यही कहानी है। मोटर में अगर जो स्टेट है तो समझ जाइए कि डीसी मोटर है, अगर जो यही ऐसे है तो समझ जाइए कि एसी मोटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका ए सही है। मीटर को ऐसे डिनोट किया जाता है। अच्छा, इसको कह दे तो क्या है कि एसी करंट का डिनोट है दोस्तों, एसी करंट का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कह रहा है कि यदि उपयंत्र के स्केल पर अंकित न्यूनतम पाठ्यांक को क्या बोलते हैं? जो सबसे कम पाठ्यांक है दोस्तों उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्पतम मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अल्पतम मान कहते हैं, मिनिमम मान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। कह रहा है कि किसी मापनी सुग्राहता बढ़ाने के लिए यथास्थिति का प्रभाव पर क्या पड़ता है? देखिए, सुग्राहता कहने का मतलब दोस्तों एक्यूरेसी को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? एक्यूरेसी को बढ़ाना है। और अस्थातनीय मतलब टॉलरेंस। तो जैसे ही आप एक्यूरेसी को बढ़ाइएगा तो टॉलरेंस को कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ता है, तो यानी कि घटता है। क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है दोस्तों, पहिया और धुरी दोनों में किसका व्यास अधिक होता है? देखिए, पहिया जो है वो बड़ा चक्का है, और धुरी क्या है दोस्तों? बीच में जो सेंटर में लगा होता है पहिया में, उसको क्या बोलते हैं? धुरी बोलते हैं। तो एकदम जाहिर सी बात है कि पहिया जो है, पहिया और धुरी में पहिया क्या रहेगा? अधिक व्यास किसका रहेगा? पहिया का अधिक व्यास होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कह रहा है कि द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक वो रहेगा जिसके बीच में क्या रहेगा? लोड रहेगा। तो नींबू निचोड़ने वाला में क्या रहता है? बीच में लोड रहता है, तो द्वितीय श्रेणी का है। खैनी भी कैसे काटते हैं? बीच में ही काटते हैं, वो भी द्वितीय श्रेणी का है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नींबू निचोड़ने वाला मशीन भी द्वितीय श्रेणी है, और खैनी काटने वाला मशीन भी द्वितीय श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि निम्न आकृति के अनुसार किसी किसी बिंदु पर कैंटिलीवर का बंटन आघूर्ण का मान निकालिए। देखिए दोस्तों, यहां से दोस्तों, यहां से यहां का आघूर्ण क्या होगा? यहां की दूरी क्या है? 2 मीटर है, 2 है, मीटर है, 2 मीटर है, और कितना वेट लग रहा है? तो 4 kg का वेट लग रहा है। यहाँ हो जाएगा 2 4 दूना 8 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आइएगा दोस्तों, टोटल कितना दूरी हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पे 3 kg का वेट लग रहा है। कितना है? 3 kg का वेट लग रहा है। यहाँ पे हो जाएगा 4 3 गुना करेंगे यानी कि 12 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक क्या होगा दोस्तों? 6 मीटर की दूरी होगा। कितना? 6 मीटर की दूरी होगा। और कितना kg का वेट लग रहा है? तो 2 kg का लग रहा है, यानी कि यहाँ पे 12 होगा। अब इसको क्या कर देंगे? सबके सम कर देंगे। 12 8 20 और 12 कितना? 32, यानी कि 32 kg मीटर जो है दोस्तों यहाँ पे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है पृथ्वी का अपमार्जक होता है।
तो पृथ्वी का अपमार्जक क्या है दोस्तों? तो पृथ्वी का अपमार्जक जो है जीवाणु और कवक है। क्या है पृथ्वी का अपमार्जक? जीवाणु और कवक है। ऑप्शन इसका ए सही है। पृथ्वी का अपमार्जक किसको कहते हैं? जीवाणु और कवक का। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों फिर से अनुरोध है आपसे कि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन और अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आपका पीडीएफ भी चाहिए, इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं, लास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।